नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और मैं सपना इसरानी आज की वीडियो में बहुत खास बात करने वाली हूँ और ये बात है वास्तुशास्त्र के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है पंच महाभूत और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। फ्रेंड्स, आप सब ने ये ज़रूर देखा होगा कि कुछ घरों में घुसते ही एक अच्छा सा फील आता है, मन खुश सा हो जाता है। वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ जाते ही बेचैनी सी शुरू होने लगती है, बिना किसी कारण मन भारी होने लगता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है उन 5 तत्वों में जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह वीडियो और भी खास है क्योंकि मैं आपको यह सब कुछ विश्वकर्मा प्रकाश नामक की एक प्राचीन और अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ के आधार पर बताने वाली हूँ। यह ग्रंथ स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा रचित माना जाता है। विश्वकर्मा जी कौन थे? ये वे देवताओं के शिल्पकार हैं, वास्तुशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं और समस्त निर्माण के जनक हैं। विश्वकर्मा प्रकाश उनका एक ही बहुत ही सुंदर श्लोक है। वास्तुशास्त्रम व्याख्यामि लोकानाम हितकाम्याम। हिंदी में आज बताती हूँ। मैं लोगों के कल्याण के लिए उनकी भलाई की इच्छा से वास्तुशास्त्र का वर्णन कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पंच महाभूत क्या हैं, इनका वास्तु में क्या कनेक्शन है, वास्तु पुरुष मंडल में क्या रहस्य हैं, हर तत्व की कौन सी दिशा है और सबसे इम्पोर्टेंट अपने घर में इन तत्वों को बैलेंस कैसे करें ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तु पुरुष की कथा और पंच तत्व की उत्पत्ति। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र को समझने से पहले हमें एक बहुत ही रोचक कथा समझनी जरूरी है। वास्तुशास्त्र की कथा जो कि विश्वकर्मा प्रकाश में विस्तार से बताई गई है। तो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत समय के पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। उस समय अंधिकासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। जब भगवान शिव ने अंधिकासुर से युद्ध किया तो इतना भयंकर युद्ध हुआ कि तीनों लोग कांप उठे। इस भयंकर युद्ध के दौरान भगवान शिव के मस्तक से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन पसीने की बूंदों से एक अद्भुत घटना घटी। एक विशाल काय प्राणी ने जन्म लिया। यह प्राणी इतना विशाल था, इतना भयंकर था कि देखते ही देखते बढ़ता गया और तीनों लोगों को निगलने की तैयारी करने लगा। देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा यह तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। हमें असुरों से तो लड़ हम तो असुरों से तो लड़ ही रहे हैं, अब एक नया संकट और आ गया। वे सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे सृष्टिकर्ता, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। यह विशाल काय प्राणी सब कुछ निगल जाएगा। ब्रह्मा जी ने सोचा और फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अष्ट दिक्पालों को बुलाया, यानी आठों दिशाओं के एक रक्षक देवता, और फिर कुल 45 देवताओं को इकट्ठा करके उन्होंने उस विशालकाय प्राणी को पृथ्वी पर चित्त लिटा दिया, उल्टा लिटा दिया, यानी पेट के बल लिटा दिया। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उस प्राणी का सिर उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में था और पैर दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में थे। ब्रह्मा जी ने खुद उसके केंद्र में यानी नाभि पर बैठ के उसे दबाया। बाकी 44 देवताओं ने उस प्राणी को अलग अलग अंगों पर स्थान बना लिया। तब वह प्राणी रोने लगा, बोला, हे ब्रह्मा जी, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो बस पैदा हुआ था और अब मुझे यहाँ दबा दिया गया है, मेरा क्या होगा? ब्रह्मा जी ने इस पर ब्रह्मा जी को बहुत दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारा नाम वास्तु पुरुष है। जब भी कोई मनुष्य कोई नया भवन बनाएगा, कोई घर बनाएगा, तो यह पहले तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हें याद करेगा, और अगर किसी ने तुम्हारे अंगों पर यानी जिन जगहों पर देवता बैठे हैं, अगर वहाँ गलत चीज़ें रखी तो तुम्हें उन्हें परेशान करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, सही वास्तु का पालन करेंगे, उन्हें तुम सुख, शांति और समृद्धि दोगे। दोस्तों, यह वास्तु पुरुष मंडल, यह वास्तु शास्त्र का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
यह एक 81 स्क्वायर्स ग्रिड है जिसमें 45 देवताओं का निवास है। और आज भी जब कोई अच्छा आर्किटेक्ट या वास्तु एक्सपर्ट कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करता है तो वह इस वास्तु पुरुष मंडल को ध्यान में रख के करता है। अब आते हैं पंच महाभूत की उत्पत्ति पर। पंच महाभूत यानी हमारे 5 एलिमेंट्स। विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले क्या था? कुछ नहीं, बस एक खालीपन था, शून्य था। यही है आकाश तत्व, जो कि पहला तत्व माना जाता है। फिर इस खाली स्पेस में हलचल हुई, मूवमेंट हुई और उत्पन्न हुई वायु, जो कि दूसरा तत्व है। वायु का मतलब सिर्फ हवा नहीं बल्कि गति और मूवमेंट है। जब वायु तेज गति से चलती है तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है और उत्पन्न हुई अग्नि, तीसरा तत्व। अग्नि यानी ऊर्जा यानी तेज, और इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति। अग्नि की गर्मी से वाष्पीकरण होता है, मतलब कि कंडेंसेशन हुआ तो जल बना, जो कि चौथा तत्व है। जल यानी कि लाइफ, यानी कि फ्लो, यानी कि पवित्रता। और अंत में जब जल ठंडा हुआ तो जम गया, सॉलिडिफाई हो गया, तो पृथ्वी, जो कि पांचवा तत्व। पृथ्वी माने तो स्टेबिलिटी, सपोर्ट, बेस, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। अब फ्रेंड्स, एक बहुत ही सुंदर बात हमारे प्राचीन ऋषियों ने कही है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका मतलब है कि जैसा हम शरीर में हैं वैसा ही इस ब्रह्मांड में है। मतलब जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। तो हमारा शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है जो कि इन पांचों तत्वों से बना है, पंच महाभूत से बना है। सोचिए, आपके शरीर में पृथ्वी तत्व क्या है, कहाँ है? आपकी हड्डियाँ, आपकी मांसपेशियाँ, आपकी स्किन, यह सब पृथ्वी तत्व है जो आपको स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है। पृथ्वी तत्व मतलब सपोर्ट, स्टेबिलिटी। जल तत्व आपके शरीर का 70% हिस्सा ब्लड है, आपका खून है, लार है, पसीना है, जो कि जल तत्व में आता है। अग्नि तत्व क्या है? आपके शरीर का टेम्परेचर, आपकी पाचन शक्ति, जो खाने में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, ये सब अग्नि तत्व हैं। वायु तत्व आपकी सांस, ऑक्सीजन हर सेल तक जाती है, इसको वायु तत्व कहा जाता है। और आकाश तत्व होता है आपके शरीर के अंदर जो खाली जगह हैं, जैसे आपके फेफड़े, पेट और हर सेल के बीच यह आकाश तत्व पाया जाता है। अब यही 5 तत्व आपके घर में भी हैं, और जब घर में ये 5 तत्व संतुलित होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो क्या होता है? आपके शरीर के तत्व भी बैलेंस हो जाते हैं, आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पैसा आता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। और जब घर में तत्व असंतुलित हों, अगर ये पांचों तत्व बैलेंस में नहीं है, तो आपके शरीर में भी असंतुलन आ जाता है, डिसबैलेंस आ जाता है, बीमारियां होती हैं, घर में झगड़े होते हैं, पैसों की कमी हो सकती है, मन अशांत रहता है। तो यही है वास्तुशास्त्र का विज्ञान। यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, ये तो साइंस है, ये प्रकृति के नियमों को समझने वाली बात हो गई। इसमें अगर आप हार्मनी रखते हैं सारे तत्वों के बीच में, तो आपके जीवन में भी हार्मनी रहेगी। आइए पृथ्वी तत्व को विस्तार से समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि पृथ्वी तत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, जब आप सुबह उठते हो और अपने पैर जमीन पर रखते हो तो आपको एक ग्राउंडिंग की फील आती है ना? एक स्टेबिलिटी का एहसास होता है। और आप किसी ठोस चीज़ पे खड़े हो तो यही पृथ्वी तत्व है। विश्वकर्मा प्रकाश शास्त्र में भूमि परीक्षण के लिए पूरा एक अध्याय है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारी माँ है और ये हमें सपोर्ट करती हैं, पोषण देती हैं, और हमारा जो सारा बोझ है वो उठाती हैं। पृथ्वी तत्व सबसे घना तत्व है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस है, यानी सबसे सॉलिड, सबसे हैवी। इसकी खूबी क्या है? धारण शक्ति, यानी सब कुछ अपने अंदर धारण करने की सहन शक्ति। तो पृथ्वी तत्व का प्रतीकार्थ है, जब हम कहते हैं किसी इंसान में स्टेबिलिटी है, तो हम इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह इंसान भावनाओं में नहीं बहता, छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता, ग्राउंडेड रहता है। यही पृथ्वी तत्व की विशेषता है। जब आपके घर में पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड है तो आपके परिवार में भी यह स्टेबिलिटी आती है। लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हर छोटी बात पे झगड़ा नहीं होता है,
रिलेशनशिप आपके मजबूत रहते हैं। वास्तु में पृथ्वी की दिशा, पृथ्वी तत्व की दिशा क्या है? विश्वकर्मा प्रकाश बताते हैं कि पृथ्वी तत्व की मुख्य दिशा है नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट। क्यों? क्योंकि वास्तु पुरुष को के जो पैर हैं इसी दिशा में है। पैर बॉडी का सबसे भारी, मतलब आपका जो सपोर्ट, आप पूरे जो भार है आपकी बॉडी का वो पैरों पे रहता है। पैर आपको सपोर्ट देते हैं। वैसे वैसे ही यह दिशा घर को सबसे स्टेबल, सबसे ग्राउंडेड हिस्सा है। इस दिशा में देवता कौन से होते हैं? पितृ यानी हमारे पूर्वज, और निरत्री, यह दिशा एंसेस्टर्स की दिशा है जो हमें स्टेबिलिटी देते हैं, फाउंडेशन देते हैं। पृथ्वी तत्व को संतुलित हो तो क्या होगा? मतलब आपका जब अर्थ एलिमेंट बैलेंस है तो क्या होगा? मान लीजिए आपके घर में पृथ्वी तत्व पर परफेक्टली बैलेंस्ड है, तो पहली बात, आपके परिवार में एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी, आपसे आपस में ट्रस्ट होगा। जैसे पृथ्वी पर आप पूरे कॉन्फिडेंस से चलते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो आपको गिरने नहीं देंगी, वैसे ही परिवार के जो मेंबर्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड कर सकेंगे। दूसरी बात, आपके रिलेशनशिप्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लंबे समय तक चलेंगे, जल्दी जल्दी टूटेंगे नहीं। जैसे पृथ्वी सेंचुरी से स्टेबल है, वैसे ही आपके रिश्ते भी टाइम के साथ और मजबूत होंगे। तीसरी बात, आपके करियर में ग्रोथ होगी, लेकिन सडन जंप्स नहीं, बल्कि स्टेडी कंसिस्टेंट ग्रोथ होगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में सडन, आप करियर में सडन सडन चेंजेस करो, जंप्स करो, तो वो इस दिशा से नहीं आता। जैसे एक पेड़ धीरे धीरे अपनी मजबूती बढ़ाता है, वैसे ही। और चौथी बात है, आपका माइंड शांत रहेगा, एंजाइटी कम होगी, आप ग्राउंडेड फील करेंगे। आप जब आप कंफ्यूज होंगे तो भी आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि आपके अंदर वह स्टेबिलिटी होगी। पृथ्वी तत्व असंतुलित हो तो क्या होगा? अभी तो हमने बात करी कि अच्छी चीजें होंगी, संतुलित हुआ, अब ये डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होगा? अब उल्टा सोचिए, अगर आपके घर में पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस्ड है, मतलब नैऋत्य कोण में कुछ गलत है, तो क्या होगा? आपको लगातार थकान महसूस होगी, सुबह उठेंगे और थके हुए, काम, मतलब ज़्यादा थके हुए फील कर रहे हैं, काम कम किया है तब भी आप थके हुए फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तत्व ही तो है, वह हमें सॉलिड एनर्जी देता है और वही फाउंडेशन है। अगर वो डिसबैलेंस हो गई तो आपकी फाउंडेशन भी वीक होगी। आपका शरीर में आपको भारीपन महसूस होगा, वेट गेन होने लगेगा बिना किसी कारण के। वेट गेन मतलब आप खा भी नहीं रहे तब भी, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा, हर चीज़ डिफिकल्ट लगेगी, फोकस की कमी होगी। क्योंकि जब फाउंडेशन ही वीक हो तो ऊपर की मंजिल में कैसे स्ट्रांग होगी, जब आपका नीचे का ही माला कमजोर है। रिश्तों में अस्थिरता आएगी, आज प्यार कल झगड़ा, आज साथ कल अलग, अप्स एंड डाउन होंगे क्योंकि स्टेबिलिटी ही नहीं है, बेस ही नहीं है। अब बात करते हैं वास्तु पुरुष में पृथ्वी तत्व को कैसे बैलेंस किया जाए। तो पहला उपाय ये है कि आप साउथ वेस्ट में भारी सामान रखें। आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर सबसे भारी होना चाहिए। वहाँ क्या रखें? जैसे अलमारी रख दीजिए, वुडन फर्नीचर रख दीजिए, वार्डरोब रख दीजिए। अगर आपके पास तिजोरी के अलावा कोई हैवी लॉकर है तो यहाँ रख दीजिए। बुक्स, फाइल्स, पुराने सामान, स्टोर रूम के लिए भी ये जगह परफेक्ट है क्योंकि हैवी बनाना है हमें। क्यों? क्योंकि इस कॉर्नर में वेट होगा तो घर की पूरी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। सोचिए ना, अगर एक इमारत की फाउंडेशन हल्की हो तो उसके ऊपर की मंजिलें भारी हों तो कैसा होगा? नीचे हल्का ऊपर भारी, ऐसा नहीं कर सकते, नीचे आपको भारी रखना ही पड़ेगा, फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी ही पड़ेगी। दूसरा उपाय है मास्टर बेडरूम। घर के मुखिया का बेडरूम नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए क्योंकि घर का मुखिया ही परिवार की फाउंडेशन होती है। उसकी स्टेबिलिटी से ही पूरे घर की स्टेबिलिटी आती है। जब मुखिया यहाँ सोएगा तो उसे मेंटली भी स्ट्रेंथ मिलती है, डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी मुखिया को, जो कि पूरे परिवार को गाइड कर सकते हैं। तीसरा उपाय कलर्स। इस कोने में येलो कलर यूज करें, येलोइश, येलो की फैमिली, और नेचुरल कलर्स, बेज कलर, भूरा, हल्का नारंगी, ये सब कलर भी ग्राउंडिंग इफेक्ट देते हैं। अगर आप यहाँ कर्टन लगा रहे हैं, बेडशीट ला रहे हैं, वॉल पेंट कर रहे हैं, तो इन कलर्स को प्रेफरेंस दें इस डायरेक्शन में। चौथा उपाय, जब आप डेकोरेशन करते हैं तो क्या डेकोरेटिव आइटम यूज करें जिससे कि आपका साउथ वेस्ट बैलेंस्ड हो। तो आप पत्थर की मूर्तियाँ, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है तो आप पत्थर की मूर्तियाँ रख सकते हैं, लेकिन देवताओं की नहीं, डेकोरेटिव पीसेस ही रख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन रख सकते हैं, पहाड़ों की तस्वीरें लगा सकते हैं जो कि स्टेबिलिटी का सिंबल है। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप प्रेफर करें। ये फेंग शुई में भी शेप्स को बहुत ज़्यादा महत्व दी गई है, तो हम इसको वास्तु में भी जोड़ते हैं। एक्चुअली फेंग शुई वास्तु से ही निकला हुआ है, तो आप यहाँ रेक्टेंगुलर शेप्स का ध्यान दें। क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस डायरेक्शन में? सबसे बड़ी गलती जो इस दिशा में लोग करते हैं, नैऋत्य कोण में टॉयलेट बना देते हैं। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है क्योंकि टॉयलेट में पानी जाता है और पानी
पृथ्वी को कमज़ोर करता है, इरोजन होता है, फाउंडेशन वीक होती है। पानी की टंकी यहाँ नहीं होनी चाहिए। ओवरहेड टैंक हो या ग्राउंड अंडरग्राउंड, नैऋत्य से दूर रखें। इस कोने को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यह कॉर्नर कट गया है, आपके मैप में कम है ये पार्ट, जैसे आजकल फ्लैट्स होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। अब इसकी रेमेडीज़ क्या है? पीले रंग का पिरामिड लगा दीजिए यहाँ पे, या फिर क्रिस्टल रखें। विश्वकर्मा प्रकाश में एक श्लोक है, नैऋत्य गुरु भारम च स्थापये सतंतः नरः। मेरी संस्कृत को माफ कीजिएगा, पर इसका मतलब ये है कि मनुष्य को हमेशा नैऋत्य कोण में भारी वस्तु रखनी चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ थ्योरी ही नहीं है। अगर आप अपने घर में यह चेंजेस करेंगे तो 40 से 45 दिनों में आपको डिफरेंस फील होने लगेगा। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। हमारा अगला तत्व है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है जल तत्व। चलिए जल तत्व के बारे में हम गहराई से समझते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पानी के पास जाने से कितना अच्छा फील होता है? बीच पर जाएं, नदी के किनारे बैठें, बारिश में भीगें, तुरंत मूड फ्रेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल में एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है। अब जल तत्व का महत्व क्या है? विश्वकर्मा प्रकाश में जल को सर्वश्रेष्ठ तत्व कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ तत्व कहा गया है। क्यों? बहुत सिंपल है, बिना पानी के कुछ भी दिन जीना इम्पॉसिबल है। मतलब आप बिना पानी के रह नहीं सकते। आप खाना नहीं खाएंगे, कुछ हफ्ते सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे तो 3 दिन में ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है। हमारे सेल्स, बॉडी की सेल्स में पानी है, हमारे ब्लड में पानी है। हर ऑर्गन को काम करने के लिए पानी चाहिए। अगर आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो क्या होगा? हेडेक्स, थकान, कंसंट्रेशन की कमी होगी, सब कुछ इफेक्ट होता है। जल तत्व का जो अर्थ है, इसका मतलब होता है फ्लो। पानी रुकता नहीं है, बहता है। लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए, स्टक नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए आपको। जब आपके घर में जल तत्व बैलेंस्ड हो तो आपकी लाइफ में फ्लो आता है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पैसा आता है, प्रोग्रेस आती है। दूसरा, प्योरिटी। पहला था फ्लो, दूसरा प्योरिटी। पानी खुद को साफ करता है और दूसरों को भी साफ करता है। जब जल तत्व बैलेंस हो तो नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं, माइंड प्योर रहता है। तीसरा है प्रॉस्पेरिटी। देखा है ना, जब पानी होता है वहाँ हरियाली भी होती है, लाइफ होती है। डेजर्ट में पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। वैसे ही जल तत्व वेल्थ लाता है। चौथा एलिमेंट है इसका, जल का इमोशन। पानी फ्लूइड है, चेंजेबल है, वैसे ही हमारे भावनाएं भी हैं। जल तत्व का बैलेंस है तो इमोशनल बैलेंस भी रहता है। वास्तु में जल की दिशा, जो जल की दिशा होती है वो क्या होती है देखते हैं अभी। विश्वकर्मा प्रकाश में 2 दिशाएं जल की बताई गई हैं। पहली ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट। यहाँ सबसे पवित्र, ये दिशा सबसे पवित्र और सबसे पावरफुल डायरेक्शन है। वास्तु पुरुष का सर यहाँ है, और सर में क्या होता है? ब्रेन, थॉट्स, कॉन्शियसनेस। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की दिशा है। इस दिशा के देवता है शिव और पार्वती। शिव के सर पर क्या है? गंगा नदी। इसीलिए ईशान में भी जल होना अत्यंत शुभ माना गया है। जब आपके घर में ईशान कोण में जल स्रोत है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो या छोटा फाउंटेन हो, तो क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में फ्लो होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, माइंड क्लियर होता है। दूसरी दिशा, उत्तर दिशा। यहाँ कुबेर की दिशा है। कुबेर कौन होते हैं? देवताओं के खजांची, धन के देवता। इसीलिए यह डायरेक्शन वेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बहुत ही शक्तिशाली तत्व पर, जो कि है अग्नि तत्व। दोस्तों, आग के बारे में सोचिए। आग में जब आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और वहां आप एक दीपक जलाते हैं तो क्या होता है? पूरा कमरा ही रोशन हो जाता है। ठंड में जब आप आग के सामने हाथ सेकते हैं तो गर्माहट मिलती है। यही है अग्नि की शक्ति, प्रकाश देना, ऊर्जा देना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना। अब अग्नि तत्व की इंपॉर्टेंस क्या है वास्तु में? विश्वकर्मा प्रकाश में अग्नि को सबसे एक्टिव, डायनामिक तत्व माना गया है।
अग्नि बिना कुछ नहीं हो सकता। आप खाना खाते हैं, वह पचता कैसे है? अग्नि से। आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कैसा रहता है? अग्नि से। सूर्य से जो रोशनी और गर्मी आती है वो क्या है? वो अग्नि ही तो है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने सबसे पहले आग की खोज की तो उसकी पूरी सिविलाइजेशन ही बदल गई। कच्चा खाना पकाकर खाने लग गए, रात में भी काम कर सकते थे, जंगली जानवरों से आप खुद को बचा सकते थे। इसीलिए हर संस्कृति में अग्नि को देवता माना गया है। अग्नि तत्व का अर्थ क्या है? अग्नि सिर्फ आग नहीं है फ्रेंड्स, ये इसके बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट हैं जिसको अग्नि जिसको रिप्रेजेंट करती है। पहला है एनर्जी। आपके अंदर जो जोश है, एंथू है, कुछ काम करने की जो इच्छा है, ये सब क्या है? अग्नि तत्व से ही तो आता है। जिन लोगों में अग्नि तत्व बैलेंस होता है वो काफी एनर्जेटिक होते हैं, काफी प्रोएक्टिव होते हैं और आलसी नहीं होते हैं। दूसरा जो अग्नि तत्व का महत्व है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आग चीजों को ट्रांसफॉर्म करती है, जैसे लकड़ी को राख में बदल देना, कच्चे खाने को पके हुए खाने में बदल देना। वैसे ही जीवन में भी अग्नि तत्व की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ट्रांसफॉर्म करता है, आपकी बुरी आदतों को जला देता है, हमें बेटर इंसान बनाता है। तीसरा है डाइजेशन। ये सिर्फ खाने के डाइजेशन की बात नहीं हो रही है, लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, अच्छे या बुरे, उन्हें डाइजेस्ट करना अग्नि तत्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिनका अग्नि तत्व वीक हो वे पास्ट में अटके रहते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते। चौथा इसका इम्पोर्टेंस है फेम एंड रिकग्निशन। सूर्य को देखिए, सबसे ब्राइट, सबसे विजिबल होता है। वैसे ही अग्नि तत्व आपको विजिबिलिटी देता है, रिकग्निशन देता है। जब बैलेंस्ड हो तो आप अचीवमेंट्स नोटिस करते हैं। वास्तु में अग्नि की जो दिशा है, विश्वकर्मा प्रकाश के में लिखा गया है, अग्नि की दो मुख्य दिशाएं हैं। पहली आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट, यह अग्नि देव का घर है। वास्तु पुरुष मंडल में यहाँ अग्नि देवता विराजमान है, इसीलिए यह कॉर्नर फायर से रिलेटेड है। सभी एक्टिविटीज फायर से रिलेटेड यहाँ परफेक्ट है। दूसरी दिशा है पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट। सूर्य उगता कहाँ से है? पूर्व से। और सूर्य क्या है? अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत। इसीलिए ईस्ट में अग्नि तत्व से, ईस्ट जो हमारा है वो अग्नि तत्व से कनेक्टेड है। अग्नि तत्व संतुलित हो तो क्या होता है? अगर आपका अग्नि तत्व घर में बैलेंस्ड है तो आपके घर में रसोई सही जगह पे है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सही जगह पे है, सनलाइट अच्छी तरह से आ रही है, तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। पहली चीज, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, खासकर डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा। आपका डाइजेशन सिस्टम, आप जो भी खाएंगे प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, वेट कंट्रोल रहेगा, क्योंकि डाइजेशन अग्नि तत्व का डायरेक्ट फंक्शन है। दूसरी चीज, आपके अंदर एंथुजियाज्म और एनर्जी का लेवल हाई रहेगा। सुबह उठोगे तो फ्रेश फील करोगे, काम करने में मन लगेगा, नई चीजें ट्राई करने की इच्छा होगी। लोग कहेंगे यार तुम तो हमेशा एनर्जेटिक इतना कैसे रहते हो? यह अग्नि तत्व का गिफ्ट है। तीसरी चीज, आपकी रेपुटेशन और फेम। आप जो भी काम करेंगे लोग नोटिस करेंगे, रिकग्निशन मिलेगा। ऑफिस में बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। चौथी चीज है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होंगी, लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पांचवी चीज, घर में पॉजिटिविटी रहेगी। जब रसोई में अच्छा खाना बनता है, सुबह की धूप घर में आती है तो पूरे घर का एटमॉस्फेयर ब्राइट और हैप्पी रहता है। अग्नि तत्व असंतुलित हो तो क्या होगा? अगर आपका अग्नि तत्व बैलेंस में नहीं है तो अब आप अपोजिट साइड देखिए। अगर आपके घर में अग्नि तत्व इम्बैलेंस्ड है, रसोई गलत दिशा में है या अग्नि कोण में कुछ गलत है या घर में सनलाइट नहीं आती, तो क्या होगा? सबसे पहले यह सबसे सबसे पहली और सबसे विजिबल प्रॉब्लम जो होगी ना, वो होगी कि आपके घर में अत्यधिक क्रोध, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, पेशेंस की कमी। अग्नि तत्व इम्बैलेंस्ड हो तो अनकंट्रोल्ड फायर की तरह बन जाता है, बिना सोचे समझे भड़क जाना, फैमिली में झगड़े होना, ऑफिस में कलीग से लड़ाई होना, सब अग्नि के इम्बैलेंस की वजह से होता है। दूसरी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज, खासकर डाइजेशन से रिलेटेड, एसिडिटी होना, गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन या फिर अल्सर्स भी हो सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जैसे पिंपल्स, रैशेज, इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ये सब एक्सेस हीट से रिलेटेड होता है। तीसरी प्रॉब्लम एक्सीडेंट्स का खतरा रहना,
खासकर फायर से रिलेटेड शॉर्ट सर्किट, गैस लीक, कुकिंग के दौरान कुछ छोटे छोटे बर्न्स हो जाना सबसे ज़्यादा मतलब ये देखा गया है अग्नि डिसबैलेंस होने पे। यह सिग्नल है कि अग्नि तत्व आपका कंट्रोल में नहीं है। चौथी प्रॉब्लम होगी बदनामी हो सकती है। जैसे कंट्रोल्ड आग आपको फेम देते हैं, वैसे अनकंट्रोल्ड आग आपको बदनामी भी ला सकती है। कंट्रोवर्सीज में फंस सकते हैं, लोग आपसे बिना वजह दुश्मनी मोल लेंगे। पांचवी प्रॉब्लम फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन जो बाद में गलत साबित हो, स्पेकुलेशन में पैसा लगाकर नुकसान उठाना। वास्तु में अग्नि तत्व को कैसे बैलेंस करें। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बट सॉल्यूशंस पे, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। पहला और क्रूशियल उपाय है रसोई की सही स्थिति। फ्रेंड्स, ये वास्तु का गोल्डन रूल है, रसोई हमेशा आग्नेय कोण में या साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अग्नि देव निवास करते हैं। जब आप अग्नि के घर में अग्नि का काम करेंगे, यानी खाना पकाना, तो बहुत ही हारमोनियस रहता है। अब रसोई का गैस स्टोव कहाँ रखें? साउथ ईस्ट कॉर्नर में। आप जब खाना बनाएं तो आपका फेस किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व दिशा में, ईस्ट में। क्यों? क्योंकि पूर्व सूर्य की दिशा है, पॉजिटिव एनर्जी की दिशा है। जब आप पूर्व की ओर मुंह करके खाना बनाएंगे तो खाना सिर्फ न्यूट्रिशियस ही नहीं बल्कि पॉजिटिव वाइब्रेशन भी होंगी। विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत ही सुंदर बात कही गई है, जो इंसान खाना बनाता है उसकी मेंटल स्टेट, उसकी भावनाएं, उसके थॉट्स, ये सब खाने में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए हमारी ग्रैंड मदर्स कहती थी कि खाना प्यार से बनाओ। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये साइंस है। दूसरा उपाय, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का सही प्लेसमेंट। आजकल घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स और इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से अग्नि ही है ना, इसीलिए इन सबको आग्नेय कोण में रखना चाहिए। टीवी को साउथ ईस्ट में रखें, रेफ्रिजरेटर को साउथ ईस्ट में, माइक्रोवेव को, मिक्सर ग्राइंडर को, सब यहीं। टीवी को आप चाहे तो आप ना रखें तो भी चलेगा, क्योंकि किचन में तो टीवी रख नहीं सकते। तो जो आपके किचन अप्लायंसेज हैं आप उनको साउथ ईस्ट में रखने की कोशिश करिए। अगर आपके घर में इन्वर्टर है या कोई जनरेटर है तो भी इसी कॉर्नर में बेस्ट रहता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्योंकि अग्नि को स्पेस चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स एक ही जगह पे जमा कर देंगे तो ओवर हीटिंग भी हो सकती है, शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। तीसरा उपाय, पूर्व दिशा में सनलाइट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके घर का मेन एंट्रेंस जब अगर पूर्व में हो तो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सुबह की पहली किरण सीधे आपके घर में आती है। सुबह की धूप एक खास एनर्जी होती है, इसमें विटामिन डी होता है जो कि बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो कि नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकाल देती हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं सुबह उठो, खिड़कियाँ खोलो, धूप को अंदर आने दो। अगर आपका घर आपका जो मेन डोर है ईस्ट डायरेक्शन नहीं भी है तो आप खिड़कियाँ खोलिए, घर के अंदर फ्रेश एयर और धूप को आने दीजिए, अग्नि तत्व को बैलेंस करिए। अगर आपके घर में पूर्व की और विंडोज़ नहीं है तो या कम है तो कोशिश करिए तो कम से कम विंडो बनवा लें, या फिर आप खुद ही धूप पे जाकर जल्दी उठकर आप सूर्य की किरणों को आप ग्रहण करिए। सुबह जल्दी उठिए, वॉक पे जाइए। चौथा उपाय है कि आप कलर्स से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अग्नि एलिमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेसिफिक कलर्स होते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं। रेड कलर या रेड कलर की फैमिली, ये अग्नि को डायरेक्ट सिंबल है, लेकिन ध्यान रहे प्योर ब्राइट रेड पूरी दीवारों पे नहीं करना है, क्योंकि वह बहुत अग्रेसिव हो जाता है। आप आग्नेय कोण में एक एक्सेंट वॉल बना सकते हैं, या कर्टन्स, कुशन कवर्स, या मतलब आप लाइट पिंक और ये रेड की फैमिली के जो भी लाइट कलर्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। नारंगी, ऑरेंज कलर भी बहुत अच्छा कलर है किचन के लिए। ये एनर्जी देता है, आपको ओवरवेलमिंग नहीं होने देता, क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है। अगर आपके किचन में ऑरेंज या टेराकोटा टाइल्स हैं या फिर ऑरेंज के शेड में कुछ पेंट हो तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है। प्लीज़ ब्राइट ऑरेंज नहीं, लाइट। येलो रंग, ये भी वार्मथ का कलर है, ब्राइटनेस लाता है, चेयरफुल बनाता है। लिविंग रूम में या डाइनिंग एरिया में हल्के येलो शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। पिंक कलर, ये बैलेंस्ड है, फायर का कलर है। ये आपको अगर आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, झगड़े हो रहे हैं, तो पिंक कलर एंगर को काम करता है। बेडरूम्स में लाइट पिंक बहुत सूदिंग होता है। पांचवा उपाय है सजावट या डेकोर।
आपके आग्नेय कोण में या पूर्व दिशा में कुछ स्पेसिफिक डेकोरेटिव आइटम रखने से भी आप अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। सूर्य की तस्वीरें या पेंटिंग, सूर्योदय की तस्वीर बहुत शुभ मानी जाती है। ये नई शुरुआत, नई एनर्जी का सिंबल है। अगर आप अपने लिविंग रूम में या पूजा रूम में सनराइज की या सूर्योदय की पेंटिंग्स लाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कैंडल्स और दीपक, अगर आप हर शाम एक दीपक जलाते हैं, खासकर आग्नेय कोण में आप अग्नि देवता को प्रसन्न करते हैं, तो आप अग्नि अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकते हैं, इस दिशा को बैलेंस कर सकते हैं। सेंटेड कैंडल्स भी रख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल घी का दिया ही सबसे पावरफुल होता है। ट्राइंगुलर शेप्स का यूज़ करें, मैंने आपको पहले भी बताया फेंग शुई में शेप्स का बहुत महत्व है। ट्राइंगल अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि का ज्योमेट्रिकल सिंबल है। तो ट्राइंगुलर फोटो फ्रेम्स या पिरामिड शेप्ड डेकोरेटिव आइटम्स आप यहाँ ला सकते हैं। ब्राइट लाइट, घर में अच्छी लाइटिंग होना, डार्क ग्लूमी या घर की जो डार्क ग्लूमी कॉर्नर्स होते हैं घर की अग्नि को कमज़ोर करते हैं। आपके रसोई में खासकर ऐसे अंधेरा नहीं होना चाहिए, अच्छी रोशनी, अच्छी लाइट्स का प्रयोग करें। अब बात करते हैं सीरियस मिस्टेक्स। इस दिशा में लोग सीरियस मिस्टेक्स करते हैं। सबसे बड़ी गलती ईशान कोण में रसोई, ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट में रसोई। दोस्तों, ये आपकी घर की अग्नि के तत्व को डिसबैलेंस करता है, यह घोर वास्तु दोष है। ईशान वाटर एलिमेंट है, अगर यहाँ फायर रख देंगे तो कंफ्लिक्ट होगा, यह बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ला सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस, हेल्थ इश्यूज, फैमिली में झगड़े। अगर आपकी किचन ईशान में है तो कम से कम इतना करिए कि गैस सिलेंडर को हटाकर साउथ ईस्ट साइड में रख दीजिए और कुकिंग करते टाइम आपका फेस ईस्ट की दिशा होना चाहिए। दूसरी गलती, आप आग्नेय कोण में पानी की टंकी, ओवरहेड वाटर टैंक भी साउथ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। यह एक फायर और वाटर का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। तीसरी गलती, रसोई में मिरर, किसी भी किचन में मिरर नहीं लगाना चाहिए, खासकर जहाँ स्टोव लगा हो। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर वह अग्नि को रिफ्लेक्ट करेगा तो अग्नि डबल हो जाएगी, ये एक्सेस फायर का सिंबल बन जाता है, जो कि बहुत नेगेटिव होता है। चौथी गलती, अंधेरी रसोई। किचन में हमेशा अच्छी रोशनी रखिए। डार्क किचन में खाना बनाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, प्लस हाइजीन भी मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं होगी। पांचवी गलती, गंदी रसोई। अग्निदेव क्लीननेस से बहुत पसंद करते हैं, क्लीननेस के बहुत लवर होते हैं। अगर किचन गंदी है, ग्रीसी है, बर्तन जमा है तो अग्नि देवता नाराज होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, पैसों की कमी होती है। विश्वकर्मा प्रकाश में एक श्लोक है, आग्नेय पाचन कुर्यात तेन्यायु वेदते निर्णयाम। मेरी संस्कृत को फिर से माफ कीजिएगा। आग्नेय कोण में अगर भोजन पकाते हैं तो मनुष्य की आयु बढ़ती है। ये सिर्फ सिंबल नहीं है, ये आप सही दिशा में सही एनर्जी के साथ खाना बना रहे हैं तो खाना आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपको लंबी लंबी हेल्दी लाइफ जीते हैं। एक प्रैक्टिकल टिप है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप किचन को पूरी तरह सही डायरेक्शन में नहीं है तो आप ये चेंजेस आपके किचन में कर सकते हैं। अगर मैं आपको चेंजेस बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि साउथ ईस्ट के अलावा नॉर्थ वेस्ट में सेकंड ऑप्शन आप किचन का रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में भी किचन अच्छी मानी गई है। तो अब बात करते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस जिससे कि आप इस अग्नि दिशा को, अग्नि तत्व को आप बैलेंस कर सकते हैं। पहला है, गैस के स्टोव को साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखें। कुकिंग करते समय ईस्ट की तरफ फेस करें। किचन में लाल ऑरेंज कलर के कर्टन्स या मैट्स का यूज़ करें। एक छोटा पिरामिड या रेड क्रिस्टल रखें। किचन को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें। हर शाम को एक दिया जलाएं किचन में। ये छोटे छोटे चेंजेस भी ना बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आते हैं। मैंने खुद ही बहुत लोगों को देखा है, ये सिर्फ चेंजेस करने से उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई है, फैमिली में पीस बढ़ा है और प्रॉस्पेरिटी आई है। अब बात करते हैं चौथे तत्व की, जो कि है वायु तत्व। ये शायद बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड एलिमेंट है क्योंकि एक्चुअली ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने बाकी तत्व। वायु तत्व का महत्व क्या होता है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट कीजिए। अभी इसी समय अपनी सांस रोक लीजिए। कितनी देर तक रोक सकते हैं? 30 सेकेंड, 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट। उसके बाद क्या होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली सांस लेने के लिए आपको फोर्स करती है। खाना नहीं खाएंगे, कुछ हफ्ते सर्वाइव कर जाएंगे।
पानी नहीं पियेंगे 3-4 दिन सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन सांस नहीं लेंगे तो कुछ मिनटों में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यही है वायु की इम्पोर्टेंस। हमारे शरीर का हर सेल, हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए। ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। या ब्रेन को 4-5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसीलिए वायु तत्व लाइफ का सबसे इमीडिएट नीड वाला तत्व है। वायु का तत्व का पृथ्वी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इससे क्या रिप्रेजेंट होता है? क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डीपर मीनिंग है। पहला जो मीनिंग है इसका, मूवमेंट और चेंज। हवा कभी रुकती नहीं, हमेशा चलती रहती है। वैसे ही लाइफ में चेंज कांस्टेंट है। जो लोग वायु तत्व को इम्ब्रेस करते हैं, यानी कि चेंज को वेलकम करते हैं, नई चीज़ें ट्राई करते हैं, स्टक नहीं रहते हैं। और दूसरा रहता है कम्युनिकेशन। सोचिए ना, अगर आप बोलते कैसे हैं, हवा के थ्रू। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप तक कैसे पहुँच रहा है, हवा के थ्रू कम्युनिकेशन जा रही है। तो इसीलिए वायु तत्व कम्युनिकेशन का भी सिंबल है। जब ये बैलेंस्ड हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। तीसरा है फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। हवा को कोई बांध नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, यह फ्री फ्लो करती है। वैसे ही वायु तत्व है, हमें मेंटल फ्रीडम देता है, नैरो थिंकिंग से बाहर निकालता है। Fourth importance of this vayu, the feature of this vayu tattva is freshness and renewal. फ्रेश एयर आपको रेजुवेनेट करती है ना? टायर्ड फील कर रहे हो, बाहर निकलें, फ्रेश एयर लें, मूड चेंज हो जाता है। यही है रिन्यूअल पावर। वायु वास्तु में जो विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है कि इसकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं। पहली डायरेक्शन है ईस्ट दिशा, पूर्व दिशा। सुबह की पहली हवा पूर्व से आती है। जब सूर्य उगता है तो हवा में एक स्पेशल फ्रेशनेस होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, ताज़ी हवा लो, सांस लो। एंड सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। पूर्व दिशा का मेन एंट्रेंस सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एनर्जी, फ्रेश एयर और सनलाइट तीनों की एंट्री होती है। दूसरा है वायव्य कोण, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यह वायु देव का एक्चुअल घर है वास्तु पुरुष मंडल में। यहाँ मूवमेंट है, चेंज है, ट्रैवल है। इसलिए यह डायरेक्शन गेस्ट के लिए, बच्चों के लिए अच्छी है, क्योंकि उसमें नेचुरली मूवमेंट ज़्यादा होती है। वायु तत्व संतुलित हो तो क्या होगा? जब आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन है, फ्रेश एयर का फ्लो है, खिड़कियां सारी जगह पर हैं और पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, पहली चीज़, आपका मेंटल हेल्थ आउटस्टैंडिंग रहेगी, माइंड क्लियर रहेगा, फ्रेश रहेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स कम ही होंगी ही नहीं, अगर आपके घर में वायु तत्व बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन से ही प्रॉपर नरिशमेंट होता है ब्रेन का। जब ब्रेन को अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो आपको मूड भी आपका अच्छा रहेगा और आपको थॉट्स भी क्लियर रहेंगे। दूसरी चीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होंगी। आप क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने थॉट्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, कन्वर्सेशन प्रोडक्टिव रहेगा, ऑफिस में प्रेजेंटेशंस अच्छे रहेंगे, पर्सनल लाइफ में भी आपकी फीलिंग्स को बेटर आप पर्सनल लाइफ में भी अपनी फीलिंग्स को बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तीसरी चीज़, आपके सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होंगे, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, नेटवर्किंग अच्छी होगी, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके अराउंड एक पॉजिटिव फ्रेश एनर्जी होगी। चौथी चीज़ है ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी इस डायरेक्शन से, अगर ये बैलेंस है तो। वेकेशन के लिए प्लान्स आपके सक्सेसफुल रहेंगे। आपका काम ट्रैवल से रिलेटेड है तो और भी स्मूथ चलेगा। पांचवी चीज़, घर में फ्रेशनेस और लाइटनेस का फील रहेगा। जब कोई गेस्ट आएगा, उसे आपके घर में अच्छा लगेगा, वो फील करेगा कि यहाँ हवा में कुछ अलग है। वायु तत्व असंतुलित हो तो क्या होगा? अब अपोजिट सिनेरियो, आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, विंडोज कम है या बंद रहती हैं, स्टेल एयर मतलब रुकी हुई एयर जमा होती रहती है, तो क्या होगा? सबसे पहली प्रॉब्लम एंजाइटी और रेस्टलेसनेस। आपको बेचैनी महसूस होगी, घबराहट होगी, एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेशन में कमी होगी, माइंड में हजार थॉट्स आएंगे, एक साथ चलेंगे। यह सब ऑक्सीजन की कमी, स्टेल एनर्जी के कारण होता है। दूसरी प्रॉब्लम सांस की तकलीफ, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तीसरी प्रॉब्लम नींद ना आना, इंसोम्निया हो सकता है, या फिर नींद आ जाती है तो क्वालिटी वाली नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आएगी।
सुबह उठें तो भी आप टायर्ड फील हो करते हैं। क्यों? क्योंकि रात में जब आप सो रहे हैं तब आपकी बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो अगर आपके रूम में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं है तो बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिलता। चौथी प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स। बात करते हैं तो लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है। आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं बिना मतलब के। पांचवी प्रॉब्लम, पड़ोसियों से झगड़े। ये अजीब लग सकता है लेकिन ये रियल है। जब वायु इम्बैलेंस होती है तो आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हैं और झगड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। वास्तु में वायु को कैसे बैलेंस करें? जब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो है। पहला उपाय, पूर्व दिशा में मेन एंट्रेंस। अगर आप नया घर ले रहे हैं या बना रहे हैं तो मेन डोर को पूर्व दिशा में रखने की पूरी कोशिश करिए, खासकर E3 एंड E4 डायरेक्शन में। ये बहुत ऑस्पिशियस पोजीशन है। क्यों? सुबह की फ्रेश एयर सीधे घर में आएगी, सनलाइट की एंट्री होगी, अग्नि तत्व को बैलेंस करेगी, पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होगा, घर में हमेशा फ्रेशनेस रहेगी। अगर ईस्ट में मेन डोर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम ईस्ट साइड में बड़ी विंडो जरूर होनी चाहिए। दूसरा उपाय, क्रॉस वेंटिलेशन। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब है अपोजिट साइड में विंडो होना, जहाँ ऐसी हो मतलब विंडोज ऐसी हो कि एक दीवार पे भी है तो दूसरी दीवार पे भी हो। तो इससे क्या होगा? क्रॉस वेंटिलेशन होगा। जैसे अगर ईस्ट में विंडो है तो वेस्ट में भी होनी चाहिए। जब दोनों खुलेंगी तो हवा फ्रीली फ्लो होगी घर के अंदर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेगनेंट एयर नेगेटिव एनर्जी को जमा करती है, फ्लोइंग एयर उससे नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देती है। तीसरा उपाय, नॉर्थ वेस्ट का सही उपयोग। इस कॉर्नर में गेस्ट रूम, बच्चों का रूम बना सकते हैं क्योंकि मूवमेंट की जगह है। गेस्ट टेम्परली रहते हैं, मूवमेंट, बच्चे एक्टिव रहेंगे। गेस्ट आएंगे तो टेम्परली आएंगे, टिक नहीं जाएंगे। मूवमेंट इसीलिए परफेक्ट मैच है। बाथरूम भी अगर बना रहे हो तो नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। अब ब्रह्म स्थान क्या है? घर का हार्ट, सोल और घर की सारा जो दारोमदार इस ब्रह्म स्थान पर होता है। वास्तु पुरुष मंडल में ब्रह्मा जी खुद ब्रह्म स्थान पर विराजमान है। ब्रह्मा यानी क्रिएटर, यानी जहां सब कुछ क्रिएट होता है। अगर आप अपने घर का फ्लोर प्लान लें और दो डायगोनल लाइन खींचे एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक, तो जहां ये दोनों लाइनें मिलती हैं वहीं होता है ब्रह्म स्थान। यानी कि अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसको अगर आप क्रॉस करें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, तो जो मिडिल पॉइंट होता है वो होता है ब्रह्म स्थान। जब ब्रह्म स्थान परफेक्ट हो, ओपन हो, क्लीन हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो मैजिकल थिंग्स होती हैं। पहली चीज, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, न्यू आइडियाज आएंगे, इनोवेशंस, सॉल्यूशन सूझेंगे। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो राइटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपका जो भी बेस्ट है वो आपका वर्क निकल के आएगा। दूसरी चीज, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, मेडिटेशन में माइंड इजीली कॉन्सेंट्रेट होगा, प्रेयर इफेक्टिव होंगी, आपको फील होगा कि आप हायर पावर आपको गाइड कर रहा है। तीसरी चीज, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा। यह सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, आप लोगों की फीलिंग सेंस कर पाएंगे, एम्पैथी बढ़ेगी, रिलेशनशिप डीप होंगे। चौथी चीज, घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी। जो भी आपके घर आएगा वो अच्छा फील करेगा। वह बता नहीं पाएगा कि एग्जैक्ट क्या है लेकिन कहेगा कि आपके घर में कुछ तो खास है। पांचवी चीज, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, खासकर मेंटल और इमोशनल हेल्थ। स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आकाश तत्व संतुलित हो तो क्या होता है, असंतुलित हो तो क्या होता है, ये तो थी संतुलित वाली बातें। अब आकाश तत्व अगर असंतुलित हो जाए तो ये सबसे सीरियस पार्ट होता है वास्तु में। ब्रह्म स्थान में अगर कुछ गलत हो तो बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे बड़ा वास्तु दोष है ब्रह्म स्थान में टॉयलेट। यह घोर अपशगुन है। ऐसा जैसे आपके घर में हार्ट में पॉइजन डाल रहे हो। इसी तरह से हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में बहुत चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी सीरियस प्रॉब्लम है ब्रह्म स्थान में हैवी स्ट्रक्चर बना देना, पिलर, स्टेयर केस या बहुत ही भारी फर्नीचर रख देना। यह एनर्जी के फ्लो को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। अगर आकाश तत्व इम्बैलेंस है तो आपको क्लस्ट्रोफोबिक महसूस होगा, घुटन महसूस होगी, अपने ही घर में कंफर्टेबल नहीं फील करोगे, मेंटल ब्लॉक होगा, कुछ नया सोचना चाहेंगे तो आइडियाज नहीं आएंगे, क्रिएटिविटी डेड हो जाएगी। और अगर
अब बात करते हैं कि वास्तु में आकाश तत्व को कैसे बैलेंस करें। यह सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि केयरफुली सुनिए। पहला और सबसे क्रूशियल उपाय है ब्रह्मस्थान को खाली रखें। यह एब्सोल्यूट गोल्डन रूल है। ब्रह्मस्थान में कुछ भी हैवी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मस्थान मतलब आप आ जा सकें, उस जगह को खाली रख सकें, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब इस ब्रह्मस्थान में क्या क्या नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बताया। टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए, स्टेयर केस नहीं होनी चाहिए, भारी फर्नीचर नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, हैवी मशीनरीज या फिर जनरेटर नहीं होना चाहिए, बीम या कोई हैवी पिलर नहीं होना चाहिए। तो अभी इस जगह में होना क्या चाहिए, क्या क्या हो सकता है। खुली जगह सबसे बेस्ट है कि वहां पे आ जा सको, खुला हुआ पैसेज होना चाहिए। इंडोर प्लांट्स आप रख सकते हैं, पूजा की जगह बना सकते हैं, बैठने की सुंदर सी आप ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। स्काईलाइट या अगर पॉसिबल हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल के फ्लैट्स में बहुत कॉमन है, तो कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन कुछ रेमेडीज हैं। उस टॉयलेट को हमेशा क्लीन रखें, डोर हमेशा बंद रखें, एग्जॉस्ट फैन हमेशा चला के रखें, और वहाँ येलो लाइट्स लगाएं। पूरे घर में और भी ज़्यादा क्लीननेस रखें, रेगुलर हवन कराएं, पॉजिटिविटी का माहौल रखें, पॉजिटिव अफर्मेशंस करें। और दूसरा उपाय है डीक्लटिंग करें, मतलब वहाँ पे कचरा ना होने दें। तो ये थे हमारे 5 महाभूत और उनका वास्तु में क्या इंपॉर्टेंस है। पंचभूतमय विश्वम, पंचभूतमयो नरम, पंचभूतात्मक स्थानम सुखम तत्र प्रवर्तते। मेरी संस्कृत को माफ कीजिएगा, मतलब विश्व पंच महाभूतों से बना, मनुष्य भी पंचभूतों से बना है। विश्व पंच महाभूतों से बना है, मनुष्य भी पंचभूतों से बना है। जिस स्थान में पंचभूत संतुलित हों, वहाँ सुख का निवास होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम स्पेसिफिक रूम्स के लिए डिटेल्ड वास्तु गाइडेंस देंगे, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, सब कुछ। तब तक के लिए आपके घर में 5 तत्वों को संतुलन बना रहे, ऐसा आप ट्राई करें। सुख, शांति, समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।